नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस बेहतरीन सी वीडियो में और हिस्ट्री स्पेशल क्लास नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्यारे साथी, अगर आप सभी का अभी जल्द एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम आने वाला है और आप बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी पुलिस, एमपी पुलिस एंड सीजीएल जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये खान सर की नोट्स से मैंने बनाया है, क्लासेस से मैंने बेहतरीन नोट्स बनाई है। उसी के माध्यम से आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपके ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएंगे और इससे प्रश्न पूछे जाएंगे तो 100% आपके सही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो को। तो प्यारे साथी, आज है हिस्ट्री स्पेशल क्लास नंबर 4 फॉर बीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी एग्जाम्स 2024-2023 सभी के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे साथी, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम आज पढ़ना शुरू करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, इसे 2 पार्ट में हम लाएंगे। ये पहला पार्ट है, इसके बाद हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी और ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई तो इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। आपको याद रखना है प्यारे साथी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया नगर क्या था? हड़प्पा सभ्यता था। एग्जाम में आपके ये पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया नगर कौन सा था या शहर कौन सा था, तो वो था हड़प्पा। आपको मैं पढ़ाने के साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताते चलूँगा। तो हड़प्पा था पहला नगर, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यानी कि पहला नगर हड़प्पा था, बहुत बड़ी सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता भी, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। प्यारे साथी, अब हम बात करें आगे तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में भारतीय दयाराम साहनी ने की थी। यानी कि एग्जाम में पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो आपको ऑप्शन में लगाना है दयाराम साहनी ने। किस सन में? सन 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, जिसके खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी थे प्यारे साथी। इसके बाद अगर हम बात करें आगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितना था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा साथी कि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही विशाल सभ्यता थी। विशाल सभ्यता यानी कि बहुत ही बड़ी सभ्यता थी। दुनिया के महानतम सभ्यताओं में से एक या दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक सभ्यता थी और इस सभ्यता का विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। सोचिए कितनी बड़ी थी, 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार था। और सिंधु घाटी सभ्यता का आकार क्या था? त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। आगे वाली वीडियो में मैं आपको मैप के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे इसका आकार त्रिभुजाकार था। अब इसके बाद हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का आखिर विस्तार कितना था प्यारे साथी? तो सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही बड़ी सभ्यता थी, विशाल, मैंने आपको बताया। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु जिसे कहते हैं प्यारे साथी, पूर्वी बिंदु यानी कि आपको पता होगा कि जो मैप होता है, अभी मैं चित्र के माध्यम से भी आपको समझाने वाला हूँ। एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ते चलिए, एकदम खान सर से क्लासेस लेकर मैंने बेहतरीन तरीके से आप सभी के लिए तैयार किया गया है। अगर आप एसएससी का सीएचएसएल का एग्जाम आ रहा है बीपीएससी का, तो बहुत इंफॉर्मेटिव है ये वीडियो। तो प्यारे साथी, मैप में ऊपरी तरफ आपका नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है और इधर होता है आपका ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। यानी कि ऊपर उत्तर होता है, इसे हम उत्तर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पूर्व कहते हैं, पूरब जिसे हम कहते हैं। इसे हम दक्षिण कहते हैं, दक्षिण। और इसे हम पश्चिम कहते हैं प्यारे साथी। क्या कहते हैं? पश्चिम कहते हैं। तो प्यारे साथी, ऐसी दिशा होती है। तो उसी के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का हमें विस्तार मैं बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में पूछा जाता है, एसएससी जैसे एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। जैसे पूछा जाता है एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर है। इसे आपको याद कर लेना है। आलमगीरपुर कहाँ पर स्थित है? तो हमारे उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित है आलमगीरपुर, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे
पूर्वी बिंदु था और यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। आपसे परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि ये भी पूछा जा सकता है कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है, यानी कि आलमगीरपुर की जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो वो है हिंडन नदी। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? मेरठ में पड़ता है। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर है जो कि उत्तर प्रदेश की मेरठ में स्थित है और यह हिंडन नदी के तट पर है। इसके बाद हम बात करें प्यारे साथी, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु सूतकांगेडोर है, यानी कि सूतकांगेडोर में स्थित है। और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो प्यारे साथी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर मतलब कई बार पूछा जा चुका है। और ये है इसका आंसर दास्क, यानी कि जो सूतकांगेडोर है वो दास्क नदी के किनारे स्थित है और जो पाकिस्तान में स्थित है। ये नदी, ये सभ्यता, यानी कि ये जो पश्चिमी बिंदु है ये पाकिस्तान में स्थित है। वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। जब ये इसकी खोज हुई थी तब तो भारत पाकिस्तान से अलग नहीं था, तब भारत में ही पड़ता था, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान अलग देश है तो ये पाकिस्तान में स्थित है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो वो है प्यारे साथी, आपको याद कर लेना है, मांडा। ये लद्दाख में स्थित है और ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये चिनाब नदी के तट पर स्थित है। आपको स्थान और ये किस राज्य में है इसे भी याद कर लेना है और किस नदी के किनारे है स्थित ये भी याद कर लेना है और कौन सा बिंदु है। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो वो मांडा है, लद्दाख में स्थित है, चिनाब नदी के किनारे। इसके बाद अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु दाइमाबाद है जो महाराष्ट्र में स्थित है। यह प्रवरा नदी के किनारे स्थित है और जो प्रवरा नदी है ये गोदावरी की सहायक नदी है, यानी कि प्रवरा जो है वो गोदावरी की एक सहायक नदी है। अब हमने विस्तार पढ़ लिया, लेकिन अब आपको मैं चित्र के माध्यम से यानी कि ग्राफ के माध्यम से समझाऊंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ पर देखिए प्यारे साथी, मैंने चित्र के माध्यम से एकदम ड्रा किया है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो मैं बताऊँ कि जैसे मैंने आपको बताया है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, ये क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार प्यारे साथी। तो मैंने आपको बताया कि इस फिगर से माध्यम से इसे आप एक रफ कॉपी में ड्रा कर लें, आपको तुरंत याद हो जाएगा। मैं कहूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो वो है मांडा जो कि लद्दाख में स्थित है, चिनाब नदी के तट पर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। किस जनपद में? मेरठ जनपद में। मैं आपसे कहूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वो है दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? प्रवरा नदी के किनारे। इसके बाद मैं आपको कहूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु तो वो है सूतकांगेडोर और किस नदी के तट पर है? दास्क नदी के तट पर। किस देश में? पाकिस्तान में है। तो ये फिगर के माध्यम से आप तुरंत समझ गए होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी तो नोट में मैंने कई चीज़ें लिखी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की व्यवस्था जो थी वो 2 टीलों में विभाजित थी, एक था पश्चिमी टीला और एक था पूर्वी टीला। तो 2 व्यवस्था थी वहाँ पर, एक पश्चिमी टीला था और एक पूर्वी टीला था, यानी कि जहाँ पर लोग रहते थे। जैसे कि जो पश्चिमी टीला था, पश्चिमी टीला आप ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे कि ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो एक तरफ पूर्वी टीला था, एक तरफ पश्चिमी टीला था। तो यहाँ पर देखिए जो पश्चिमी टीला था वहाँ पर राजा, पुरोहित तथा कुलीन वर्ग के लोगों का निवास था, लेकिन जो पूर्वी टीला था वहाँ पर किसान, मजदूर, निम्न वर्ग का निवास था। यानी कि जो कुलीन में होता है, जो धनवान होते हैं यानी कि आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं, उनका निवास किस में था? पश्चिमी टीले में था। और जो कमज़ोर व्यक्ति थे यानी कि किसान, मजदूर, श्रमिक, ये सब निम्न वर्ग, गरीब लोग, वो सभी पूर्वी टीले में रहते थे। इसके बाद अगर हम बात करें, इससे हमें ये भी पता चलता है कि तब भी जाति पात की भावना थी, यानी कि अमीरी गरीबी तब भी देखी जाती थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो नोट करके लिख दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
एसएससी के एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर हिस्ट्री उसमें पूछा जाता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी भावचित्रात्मक, यानी कि चित्रों के माध्यम से लोग अपनी बातें व्यक्त करते थे। आज की तरह ये नहीं कि मैं आपको कहूँ, मैं आपको ऐसे बैल लिखना है तो मैंने बैल लिख दिया, ऐसा नहीं था। चित्रात्मक यानी कि बैल को बनाकर वो व्यक्त करते थे, यानी कि चित्रों के माध्यम से वो अपने भाव प्रकट करते थे। तो उस समय की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। और यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। प्यारे साथी, हमारी जो हिंदी भाषा है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, यानी कि इधर है बायां हमारा, ये बाएं है हमारा और ये दाएं है। तो हम कुछ भी लिखते हैं तो इधर से इधर को लिखते हैं, यानी बाएं से दाएं लिखते हैं। लेकिन ये जो लिपि थी ये हमारे अपोजिट लिखी जाती थी, यानी कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, इस तरफ लिखी जाती थी। और हम सभी इस तरफ लिखते हैं, बाएं से दाएं हम लिखते हैं, लेकिन ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे याद कर लीजिएगा या नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करें, अगर आप इसके पीडीएफ चाहते हैं, बताना भूल गया, अगर आप इस जो मैंने पढ़ाया है, जो नोट्स हैं, इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सर्च कीजिए स्टडी विथ मिलिंद, हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, वहाँ से क्लिक कर आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक था, यानी कि घर समाज के प्रमुख निर्णय महिलाएं ही किया करती थी। यानी कि अगर हम बात करें तो आजकल का समाज जो है वो पितृ सत्तात्मक है, यानी कि घर में नौकरी, अधिकतर घरों में नौकरी जो जॉब होती है, अब तो बदल रहा है समय, लेकिन अधिकतर घरों में पिता ही नौकरी करता है, यानी कि घर का खर्चा पिता ही चलाता है, जॉब करता है, और महिलाएं घर पर काम करती हैं। लेकिन अब तो धीरे धीरे सारी चीज़ें बदलने लगी हैं। लेकिन जो तब का समय था, आप देखिए आज महिलाओं पुरुषों में इतना भेदभाव किया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन तब के समय में सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र सत्तात्मक था, यानी कि घर के प्रमुख निर्णय माता किया करती थी, यानी कि जो औरतें होती थी समाज के प्रमुख निर्णय उनके द्वारा होते थे। तब का समाज पितृसत्तात्मक नहीं था। जैसे कि आपके घर का कोई महत्वपूर्ण डिसीजन होगा तो अधिकतर घरों में पिता ही करते हैं वहाँ के महत्वपूर्ण डिसीजन, यानी कि समाज संबंधित जो डिसीजन होते हैं, निर्णय होते हैं, वो पिता द्वारा ही किए जाते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, यानी कि घर समाज के प्रमुख निर्णय महिलाएं ही किया करती थी। अब चलिए प्यारे साथी चलते हैं आगे अगले पेज पर। प्यारे साथी, अगर बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के पवित्र पशु कौन कौन से थे, तो पवित्र पशु कुबड़ वाला बैल की वो पूजा करते थे, यानी कि पवित्र पशु था। श्रृंग युक्त पशु, जो श्रृंग में होता है सींग, जिन पशुओं के सींग होती है वो सारे पशु क्या होते थे? पवित्र माने जाते थे, उनके शिकार नहीं किए जाते थे और उनकी पूजा की जाती थी। इसके बाद प्यारे साथी हम बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में। ये कुछ प्रमुख स्थल है जिसे आगे आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एकदम फाउंडेशन क्लास है, बेसिक तरीके से आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं। जैसे मैं बात करूं कि हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में दयाराम साहिनी ने की थी और यह रावी नदी के तट पर स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है कि खोज करता कौन थे और ये किस नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो सभ्यता की प्यारे साथी, तो ये भी, और ये आपको ध्यान रखना है, ये जो हड़प्पा है ये अब वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन जब ये खोज हुई थी तब पाकिस्तान भारत में ही था, तब भारत में था, लेकिन अब ये हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है। इसके बाद बात करें मोहनजोदड़ो, तो ये भी पाकिस्तान में स्थित है। 1922 में राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस या एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल का एग्जाम हो, वहाँ पर पूछा जा सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में स्थित है, 1922 में इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने की थी और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चंदहूदड़ो की बात करें तो ये भी पाकिस्तान में स्थित है प्यारे साथी। 1931 में गोपाल मजुमदार ने इसकी खोज की थी, ये भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है, यानी कि तट पर स्थित है। यानी कि चंदहूदड़ो की खोज जो थी वो 1931 में गोपाल मजुमदार ने की।
इसके बाद रोपड़ जो है पंजाब में स्थित है प्यारे साथी, और इसकी खोज 1953 में यज्ञदत्त शर्मा तथा वत्स ने की थी, और यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रोपड़ जितने लिखे हैं सब इंपॉर्टेंट है। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। 1953 में बालकृष्ण थापर और वत्स ने घग्गर की खोज की थी, कालीबंगन की खोज की थी, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है। आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि कालीबंगन किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। लोथल की बात करें तो लोथल गुजरात में है। आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन से देश में है, किस राज्य में है। तो लोथल गुजरात में स्थित है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी। इसकी सन उतना जरूरी नहीं है, लेकिन ये पूछा जाता है। और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है कि भोगवा नदी के तट पर कौन सी सभ्यता है, तो वो है लोथल सभ्यता। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में खूब कमेंट कीजिए और खूब लाइक कीजिए। और अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेलीग्राम पर जाकर स्टडी विथ मिलन सर्च करें, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से सर्च करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।